नमस्कार साथियों, वंदना अकेडमी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं वंदना मुदगल। तो आज मैं आपके लिए भाषा फर्स्ट का आंसर की लेके आई हूँ, यानी भाषा फर्स्ट की आंसर की हम देखेंगे और चेक करते हैं। आप भी अपने प्रश्नों को चेक करिएगा और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही गए हैं इसमें से। और मैंने आपको प्रश्नों को छांटना भी सिखाया था। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी की तैयारी आपको चैनल पर बिल्कुल फ्री में कराई जाती है। तो इसलिए आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। डेली आपको वीडियो मिलती रहेगी। अब हम सुपर टेट और यूपी टेट की तैयारी करेंगे। और एक जो खबर अभी चल रही है कि आपका सी टेट का जो एग्ज़ाम है वो मतलब कैंसिल हो गया है। तो अभी आयोग की तरफ से ऐसी कोई भी सूचना नहीं है कि आपका जो पेपर है वो कैंसिल हो गया है। अगर ऐसी कोई भी सूचना मिलती है तो चैनल पर आपको सबसे पहले दी जाएगी। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते रहें और प्रश्नों का मिलान भी अवश्य करें, क्योंकि इससे अगर आपका मतलब पेपर दोबारा होता है तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपसे गलती कहाँ हुई है। कभी कभी क्या होता है कि हमको प्रश्न सही आते हुए भी हम उसको गलत करके आते हैं। तो चलो मिलान करते हैं, हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन्नति के मार्ग पर चलने लगते हैं। अपनी यात्रा के आरंभ में अपनी प्रगति में बाधा डालने वाली सैकड़ों व्यक्तिगत और सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। और ये आपने सारा पढ़ ही लिया है, मैं इसको ज़्यादा नहीं पढ़ूंगी। सिर्फ हम प्रश्नों को देखेंगे क्योंकि आपका ज़्यादा समय नहीं गंवाना है। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवर्तन तीव्र गति से होते हैं या परिवर्तन महत्वपूर्ण नहीं होते। परिवर्तन अपरिपक्वता को दर्शाते हैं। परिवर्तन मानव जीवन का सत्य है। अब मनुष्य के जीवन में जो परिवर्तन होते हैं, ठीक है, तो ये परिवर्तन मानव जीवन का एक सत्य है और एकदम से कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। सारे परिवर्तन धीरे धीरे होते हैं और ये महत्वपूर्ण नहीं होते, महत्वपूर्ण भी होते हैं और अपरिपक्वता को भी दर्शाते हैं। ठीक है, तो सबसे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 3। अगला देखते हैं, विशेषण विशेष्य का उदाहरण नहीं है। इसमें आपका नहीं पूछा है। तो ये आपका दुनिया है, ये आपका विशेष्य है और आध्यात्मिक इसकी विशेषता है और ये आपका विशेषण हो गया। इसी तरीके से आपका ये भी सही है, ये भी सही है और ये आपका मानव अस्तित्व, यानी राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, अध्यात्म शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा और जब भी हम इसमें अध्यात्म में एक जोड़ेंगे तो आपका बन जाएगा आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक नहीं बनेगा, आध्यात्मिक भी नहीं होगा, आध्यात्मिक भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला प्रश्न देखते हैं, उन्नति प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य क्या करे? तो अपनी कमियों को जान ले। और ये देखो, आपको सबसे पहली लाइन में ही आपको बताया गया है कि सैकड़ों व्यक्ति के सामाजिक खामियों का पता लगाते हैं। ठीक है, ये अब जब तक मनुष्य अपनी खामियों का पता नहीं लगाएगा वो प्रगति नहीं कर पाएगा। तो अपनी कमियों को जान ले, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगति प्राप्त करने का व्यवस्थित तरीका किसके पास नहीं था? तो व्यवस्थित तरीका आदि मानवों के पास नहीं था। मानव के कौन कौन से 3 पक्ष हैं? और ये देखो 3 पक्ष आपके ये दिए गए हैं, त्रिपक्ष। ये वार्ता ही बात होती है, भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ये आपके 3 दिए गए हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक, नंबर 1। उल्लेखनीय परिवर्तन से तात्पर्य है, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा महत्वपूर्ण परिवर्तन। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शब्द में किस प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग संभव है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, ई और अ लगाने से अमानव बन जाएगा और ई लगाने से मानवीय बन जाएगा आपका। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने डैश क्षेत्र में प्रगति की परंतु किसमें नहीं की? तो आदि मानव ने आपके भौतिक क्षेत्र में प्रगति की थी, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्होंने कोई भी प्रगति नहीं की। और आप एक बार अपना ये जो पैसेज है उसको अच्छे से पढ़ें, फिर आपको समझ में आएगा कि आपसे कहाँ गलती हुई है और आपने कितने प्रश्नों को सॉल्व किया है। कमेंट करके अवश्य बताएं। आपको सभी सब्जेक्टों की आंसर की चैनल पर मिलेगी, तो चैनल पर आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। ये आपकी कविता है और कविता में ये है, आपका प्रश्न बना है कि राही उसी का नाम है जो राह में रुका नहीं, यानी उसको जिस किसी भी तरह की राह मिलती है तो वो वहाँ रुका रहता है। सत्य की विजय सदा, असत्य की हार हो, सच्चाई में साथ रहता है और सत्य की विजय सदा। इस तरीके से आपके प्रश्न बने हैं, देखते हैं हम। समूह से भिन्न शब्द युग्म है, तो अंधकार और प्रकाश
ठीक है, सत्य सत्य होता है, जय पराजय होता है, लेकिन हार बिहार आपका कोई भी शब्द युग्म नहीं है। अंधकार का प्रतीक नहीं पूछा है, तो बुराई भी अंधकार का प्रतीक है, निराशा भी है, चुनौतियां भी होती हैं, लेकिन समाधान ये इसका प्रतीक नहीं होता है। अगला प्रश्न है, कविता में किस पर बल दिया गया है? तो अभी हमने देखा था कविता में सत्य पर सबसे ज्यादा बल दिया गया है। कविता के अनुसार राही की क्या विशेषता है? तो कविता के अनुसार हर तरह के मार्ग पर चलते रहना, ठीक है, या फिर हर परिस्थिति में कार्य करते रहना। इन दोनों में डाउट है, लेकिन मेरे हिसाब से आप ये कर लीजिए, हर परिस्थिति में कार्य करते रहना, क्योंकि ये देखो कट गया है शीश, यानी शीश कटने पर भी नहीं रुकता है, शीश झुकने यानी उनका शीश उन्होंने झुकना दिया है, चाहे उनको कैसी ही राह मिलती हो, अंधकार मिला हो, तो इसलिए मुझे ज्यादा सही यही लग रहा है, ठीक है, यानी कि हर परिस्थिति में कार्यरत रहना। इस कविता का मुख्य स्वर क्या है? तो मुख्य स्वर आपका देशभक्ति है। कविता के अनुसार किसी भी स्थिति में क्या नहीं होना चाहिए? तो स्वाभिमान बना रहना चाहिए, यानी कोई सी भी स्थिति आना चाहिए, लेकिन उनका स्वाभिमान नहीं डिगना चाहिए। अब आपके यहाँ से शिक्षण के प्रश्न शुरू होते हैं, तो हम शिक्षण के प्रश्नों को देखेंगे। तो यहाँ आपसे थोड़ा बच्चों को से प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो इन्हें आप ध्यानपूर्वक देखें। तो आपका प्रश्न है कि मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ सामग्री को छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, यानी अपने शिक्षार्थियों में किस चीज की चेष्टा कर रही है, किसका विकास करने में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, समालोचनात्मक भाषा विकास। अंतर्भाषिक पहचान क्या है? तो इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, शिक्षार्थी के कुछ निर्णय तो सहजात भाषा में और कुछ लक्ष्य भाषा में समान होते हैं। अगला प्रश्न है, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में ये कहानी समूह में सुनाए, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाए। ये शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को किस रूप में जाना जाता है? तो जब भी हम दो भाषा यानी एक भाषा से ज्यादा भाषाओं का प्रयोग बच्चों को सिखाते हैं, तो ये आपका हो जाता है बहुभाषा शिक्षण। अगला प्रश्न है, कक्षा 7 की अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने की गतिविधि करवा रही है और सभी जोड़ियों को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती है, यानी एक जोड़ीदार बोलती है और दूसरी लिखती है। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरा करते हैं, बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को आप क्या कहेंगे? तो इसमें आपका हो जाएगा नंबर 1, पारस्परिक श्रुतलेख, यानी एक दूसरे के साथ वो श्रुतलेख करती हैं। एक शिक्षार्थी किसी विशिष्ट जानकारी द्वारा प्राप्त करने के लिए समाचार पत्र से समाचार पढ़ती है। इस पठन को क्या करेंगे? जब भी हम किसी जानकारी को प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों को पढ़ते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा बारीकी से पठन। सरसरी तौर पर हम समाचार पत्रों को नहीं पढ़ सकते हैं, और ये आपका अध्ययन का कौशल भी नहीं है, और ये समालोचनात्मक चिंतन भी नहीं है। व्याकरण के शिक्षण उद्गम में प्रक्रियात्मक ज्ञान क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, यह जानना कि व्याकरणिक प्रश्न तत्वों को कैसे किया जाए। अगला प्रश्न है, कक्षा 6 की शिक्षार्थी श्रेया अपने पिता के साथ स्थानांतरण के कारण पंजाब के जालंधर से तमिलनाडु के मदुरई जाती है। वह मातृभाषा के कारण पंजाबी जानती है, विद्यालय में द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी भी जानती है। उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमिल बोलना और पढ़ना सीख लिया है। उसके द्वारा जानी गई भाषाओं के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? और ये प्रश्न आपका मतलब रिपीट हुआ है, यानी उसको पंजाबी आती है और द्वितीय भाषा में वह अंग्रेजी पढ़ती है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, यानी पंजाबी और तमिल भाषा का उसने अर्जन किया है और अंग्रेजी भाषा अधिगम के अंतर्गत आएगी, क्योंकि अंग्रेजी भाषा को वो स्कूल में पढ़ती है। अगला प्रश्न है, कोझिकोड के विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? यानी जो मलयालम भाषा है उसमें मतलब पूरे क्षेत्र में वहाँ मतलब कुछ समुदाय के लोग हैं, तो वो उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करके बोलते हैं। और ऐसा होता है कि हमारी हिंदी में भी अलग, जैसे हमारे यूपी में हिंदी बोली जाती है
तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से हिंदी बोली जाती है। तो ये आपका हो जाता है मलयालम की क्षेत्रीय बोली। त्रिभाषा के सूत्र में कौन सा कथन सही है? तो त्रिभाषा में आपकी घर की भाषा आती है, बच्चे की मातृभाषा और उसके क्षेत्रीय भाषा के रूप में। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 2, मातृभाषा, घर की भाषा और क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। नीचे दिया गया अधिगम कार्य शिक्षार्थियों को भिन्न भिन्न समूहों में करने के लिए दिया गया। पता लगाए कि शब्द संपदा के अधिगम की इस गतिविधि को किस रूप में जाना जाएगा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, थीम आधारित। यानी ये एक थीम दी गई है बच्चों को, परिवार, संबंध और भावनाएं। तो इस थीम पर बच्चे कार्य करते हैं। शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, ये देखो आपका, और इसको क्या कहते हैं, ZPD सृजित होता है और परिणामतः पठन बोध में सुधार होता है। इस विधि को क्या कहेंगे? तो इस विधि को बताइए। और बहुत आपका राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक शिक्षण, यानी एक दूसरे के साथ शिक्षण। वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतःक्रिया के लिए करते हैं, ठीक है, यानी आमने सामने की अंतःक्रियाओं के लिए करते हैं। तो ये आपका हो जाता है बुनियादी अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण, ठीक है, यही आपका ये अंतःक्रिया वाला ये आ गया है BICS। उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? जब भी बात उपचारात्मक और निदानात्मक, ये किन लोगों को इसकी जरूरत होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंबर 4, यानी उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने और सुधार लाने की जरूरत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के बारे में सही नहीं है? ये इसमें आपका नहीं पूछा है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कि संकेत भाषा की व्याकरण भाषा नहीं होती है, यही नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? ये भी आपका नहीं पूछा है। और विस्तृत पठन, तो आनंद के लिए पठन, बहिर्वेशन, व्याकरण अधिगम या सराहना बोध के लिए पठन। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ये व्याकरण अधिगम पठन, यानी व्याकरण की बात जहां भी आ जाए ये आपका नेगेटिव पॉइंट है। तो ये आपकी आंसर की थी। तो मिलते हैं अगली आंसर की के साथ। चैनल पर अवश्य बने रहें, सारे विषयों की आपको आंसर की जाएगी, दोनों पेपरों की आपको आंसर की अवश्य दी जाएगी, पेपर फर्स्ट हो चाहे पेपर सेकंड हो। और आपको शाम को वीडियो फिर से मिल जाएगी। तो चैनल पर बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर भी कर दें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।